ये हमारा है जनवरी 2024 का पेपर, सीटेट का। ठीक है, इसको देखते हैं हम। लैंग्वेज पेडागोजी, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में। चलो 106 से सवाल आते हैं। 106 से ऊपर देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द गिवन सेंटेंस। गिवन सेंटेंस के ताल्लुक से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? पहला, सेंटेंस राइम्स सॉन्ग्स, सेंटेंस क्या है? राइम्स सॉन्ग्स एंड चैंट्स आर वेज फॉर चिल्ड्रन टू एक्सटेंड वोकैबुलरी, मेमोराइज वर्ड्स एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं, प्रैक्टिस प्रोनाउंसिएशन नहीं, इनहेंस एक्सप्रेशन एंड रिदम ऑफ सेंटेंसेस। रिदम और जो है उसका एक्सप्रेशन के लिए क्या करते हैं? राइम सॉन्ग्स और चैंट्स जो है हम बच्चों को सिखाते हैं, ताकि बच्चों में क्या पैदा हो? एक्सप्रेशन जो है उनके इनहेंस हो और उनमें बच्चों में जो है रिदम पैदा हो। सॉरी, नॉट वाला तो फिर एक ही है, मेमोराइज वर्ड्स एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। और ये चारों में सबसे बेहतरीन कौन सा है? हाँ ठीक है। देखो मेन जो चीज है ना यहाँ पर, ये नॉट की वजह से आंसर है, लेकिन जो है अगर से ये नॉट नहीं देता तो फिर कौन सा होता? तो हमारे को ये इनमें से सबसे बेहतरीन ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता। Which one of the following is not true about using the library at the primary level? Not. इनमें से कौन सा सही नहीं है लाइब्रेरी के यूज के लिए प्राइमरी लेवल पर? लर्नर्स कैन बी एक्सपोज टू ए वेराइटी ऑफ जॉनर्स ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर, ये तो सही है। बच्चों को जो है अलग अलग लिटरेचर की टाइप्स और उनकी किस्मों से जो है हमारे को वाकिफ करवाना है। एज एन एक्टिव एनवायरमेंट फॉर एंगेजमेंट विद बुक्स, एक्टिव एनवायरमेंट भी बच्चों को देना है, ये भी उनके लिए बेहतर है। टीचर एंड अदर एडल्ट्स कैन ऑल्सो मॉडल रीडिंग बिहेवियर इन द लाइब्रेरीज। बच्चे जो है मॉडल रीडिंग भी जो है क्या कर सकते हैं? बच्चों को दे सकते हैं वहां पर, अगर से हो रहा है इस तरह का अवेलेबिलिटी है तो। अ रीड अलाउड ऑफ द टेक्स्ट बुक कैन बी बेस्ट इन लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में जो है जोर की आवाज से तुम जो है पढ़ सकते हैं, सबसे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। ये क्या है? गलत है। लाइब्रेरी में हमेशा साइलेंट तरीके से पढ़ा जाता है। Which one of the following should be mastered to be literate? हाँ देखो, लिटरेट का मतलब मैंने अभी बताया क्या है? एक इंसान जिसको जो है बोलना आता है मराठी, तो क्या वो पढ़ा लिखा है? एक इंसान लिटरेट और इलिटरेट में क्या फर्क है? लिटरेट कहते हैं ऐसा शख्स जिसको पढ़ना लिखना आता हो, वो लिटरेट है। बोलना तो बहुत सारे लोगों को जबानें आती है, बहुत सारे लोग जो है इंग्लिश भी बहुत अच्छी तरीके से बोलते हैं, तो क्या हम उनको लिटरेट मानते हैं? नहीं। लिटरेट में क्या आता है? लिटरेसी में रीडिंग राइटिंग, ठीक है। तो देखो फोनोलॉजिकल अवेयरनेस एंड फ्लुएंसी, ये इसमें आ रहा है कि लिटरेसी में, ये ओरेसी में आ रहा है। साइड वर्ड्स एंड पैटर्न रिकॉग्निशन पढ़ने में आ रहा है, लेकिन डिकोडिंग एंड लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन सबसे बेहतरीन। एक्यूरेसी एंड फोनोलॉजिकल कॉम्प्रिहेंशन नहीं, एक्यूरेसी और फोनोलॉजिकल कॉम्प्रिहेंशन के वर्ड्स किस तरह जो है बने हैं उसको समझना है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लिटरेसी में सबसे इंपॉर्टेंट है डिकोडिंग, मतलब कि उसको वर्ड्स को जो है समझना, उसके मायने समझना कि ये लिखा हुआ क्या है। सिर्फ जो है किसी ने पढ़ लिया और उसके मायने नहीं समझा तो उसको रीडिंग नहीं बोलते। रीडिंग का मतलब है दिया हुआ मतन या जो पैराग्राफ है उसको मुकम्मल तौर पर समझना कि ये किस चीज के बारे में, इसके मायने क्या है और ये क्या कहना चाहता, वही रीडिंग कहलाती है। डिकोडिंग एंड लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट टीचिंग ग्रामर इफेक्टिवली? कौन सी चीज जो है सही नहीं है ग्रामर इफेक्टिवली पढ़ाने के लिए? प्रोमोट जेन्युइन कम्युनिकेशन। देखो लैंग्वेज पढ़ाने के लिए पेडागोजिकल ग्रामर, फंक्शनल ग्रामर, ठीक है, ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट, इस तरह की चीजें हम जो है बार बार देखते हैं। तो यहां पर जो है प्रोमोट जेन्युइन कम्युनिकेशन, बच्चों को सिखाना है तो जेन्युइन कम्युनिकेशन में जैसे जो है बोलते वक्त में जो जुमले हो रहे हैं उस तरह जितना जरूरी है उतना ग्रामर जो है देना, ये क्या है? जेन्युइन कम्युनिकेशन में होता है। प्रोमोट जेन्युइन कम्युनिकेशन, ये बात सही है। इलिसिट रिलेवेंट रूल्स ऑफ ग्रामर, हाँ रिलेवेंट रूल जो है ग्रामर के वो बताना पड़ेगा, नहीं तो जो है बच्चा अपने तौर पर कैसे, अगर तो बच्चे को टेंसेस ही नहीं सिखाएंगे तो इंग्लिश में किस तरह बोल पाएगा?
तो जितनी जरूरी है उतने तो स्ट्रक्चर या उसको ग्रामर बताना ही पड़ेगा। इलिसिट रिलेवेंट रूल्स ऑफ ग्रामर, प्रोवाइड प्रैक्टिस इन कम्युनिकेशन। यस, एक बात सुनो, प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन में जरूरी है, क्योंकि लैंग्वेज में जो है ना प्रैक्टिस के बगैर जो है यहाँ नहीं होता। यहां पर इसको नेगेटिव मत समझना, क्योंकि कम्युनिकेशन बगैर प्रैक्टिस के नहीं आती है। लर्न ग्रामर बाय मेमोराइजिंग इट्स रूल्स, ये जो है पुराना तरीका था, इसके बदले में ये ट्रेडिशनल तरीका था, मेमोराइज करके जो है बच्चों को जो है ग्रामर सिखाया जाए। अब जो है कैसा पढ़ाते हैं, पेडागोजिकल ग्रामर में, फंक्शनल ग्रामर में, ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट, जेन्युइन कम्युनिकेशन से, रिलेवेंट रूल से, प्रोवाइड, समझ में, प्रैक्टिस इन कम्युनिकेशन, इस तरह बच्चों को ग्रामर सिखाया जाता है। लिटरेसी टीचिंग अप्रोच दैट एम्फेसाइज द रिलेशनशिप बिटवीन लेटर्स एंड साउंड्स। लिटरेसी टीचिंग अप्रोच जो किसके बारे में बताता है, लेटर और साउंड के, वो कौन सा है, होल लैंग्वेज अप्रोच है, ग्रामर ट्रांसलेशन है, सिचुएशनल अप्रोच है। देखो ये तो मीनिंगफुल लर्निंग के लिए होता है, मीनिंगफुल के लिए आ गया होल लैंग्वेज। सिचुएशनल अप्रोच में रियल कम्युनिकेशन होती है, रियल टाइम कम्युनिकेशन। मैंने कल भी बताया, आज भी बता रहा हूं कि जब भी जो है रियल टाइम कम्युनिकेशन की बात आएगी, रियल सिचुएशन की बात आएगी, वहां पर सिचुएशनल अप्रोच या कम्युनिकेटिव अप्रोच आएगा, और दोनों मेथड एक साथ में कभी भी नहीं आएंगे ऑप्शन में, ठीक है। ग्रामर ट्रांसलेशन ये निगेटिव है, इस तरह नहीं पढ़ाना है, क्योंकि ग्रामर में ग्रामर के रूल्स बताए जाते हैं। यह कहलाता है फोनिक इंस्ट्रक्शन, बच्चे को लेटर्स और साउंड के बारे में मालूमात देना। जैसे CAT कैट, सी की आवाज निकलती है क की, क, और ए की आवाज ए, क ए, और इसकी टी की आवाज ट, टी, कैट। इस तरह पढ़ाना क्या कहलाता है, फोनिक इंस्ट्रक्शन। तो बच्चों को जो है ना अप्रोच दैट एम्फेसाइज द रिलेशन बिटवीन लेटर्स एंड साउंड, लेटर और साउंड के बारे में जो रिलेशन बताता है वो फोनिक इंस्ट्रक्शन बताता है, ठीक है, क्योंकि फोनेटिक्स पता है, फोनिक, हाँ। A teacher in class 3rd asked her learners to ask their partners 5 questions about their abilities using the word can. Can you swim? This type of activity enhances कंट्रोल। प्रैक्टिस जो है ना, कंट्रोल सिर्फ जो है रीडिंग होती है, सॉरी राइटिंग होती है, कंट्रोल राइटिंग होती है। कंट्रोल ओरेसी को नहीं कंट्रोल कर सकते हम, बोलने की सलाहियत को कंट्रोल नहीं कर सकते हम, समझ में आया? तो ये ऑप्शन नहीं होगा। A teacher in class 3rd asked her learners to ask their partners 5 questions about their abilities using the word can. Can you swim? This type of activity enhances. क्या enhance करती है ये? A teacher in class 3rd asked her learners to ask their partners 5 questions about their abilities using the word can. Can you swim? दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी इनहेंसेस। कंट्रोल जो है सिर्फ और सिर्फ राइटिंग में होती है। कहां पर होती है? कंट्रोल राइटिंग होती है, पैसिव लिसनिंग नहीं होती। ओरल फ्लुएंसी में प्रैक्टिस नहीं देना है। क्या होगा? फ्री स्पीकिंग, फ्री स्पीकिंग। अ थर्ड ग्रेड टीचर विशेष टू एस्टेब्लिश अ रीडिंग कॉर्नर इन अ क्लास। रीडिंग कॉर्नर जो है अपने क्लास में लगाता है। इन मेकिंग द जजमेंट ऑफ फॉर सिलेक्टिंग चिल्ड्रंस बुक, which one of the following question would be most important to consider first? Are author of these books well known and respected authors of children's literature? सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑथर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी जो है वेल लिटरेचर बच्चों को सिलेक्ट कर रहे हैं। क्या पूछ रहे हो? A third grade teacher wishes to establish a reading corner in a class in making judgment for selecting a children's book. Which one of the following was most important? हाँ, most important ही है। ऑथर्स का जो है वेल नोन होना, उसकी मैं अभी वजह बताऊं। आर द बुक्स रिटन फॉर इंडिपेंडेंट रीडिंग लेवल ऑफ मोस्ट स्टूडेंट इन द क्लास? नहीं। विल द बुक्स हेल्प एड्रेस द गोल ऑफ द थर्ड ग्रेड रीडिंग करिकुलम? नहीं। विल दीज बुक्स बी एप्रोप्रिएट फॉर यूज मोर देन वन इंस्ट्रक्शनल कॉन्टेक्स्ट? नहीं। बच्चों के लिए वेल नोन ऑथर का होना जरूरी है, उसकी 2-3 वजह।
एज पर एनसीईआरटी। सबसे पहला वेल नोन ऑथर रहेगा तो वो जबान बड़ी जो है साफ और शफाफ तरीके से इस्तेमाल करेगा, बच्चों पर जो है बर्डन नहीं पड़ेगा। दूसरी बात ये उनका जो मटेरियल होता है वो ऑथेंटिक होता है। हमारे को जब भी बच्चों को जो मालूमात देना है वो ऑथेंटिक मटेरियल से ही देना है निकाल कर। इसी वजह से बच्चों के लिए जो है ना ऑथर जो होंगे वो क्या होंगे, नहीं जैसे मिसाल के तौर पर कोई आम शायर की नज़म नहीं देंगे, अल्लामा इकबाल की ही नज़म देंगे या नजीर अकबर आबादी की ही नज़म देंगे। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये जो वेल नोन है, ये प्रॉम्प्ट है, इनके ताल्लुक से जो एक रिसर्च है और इनके ताल्लुक से ये है कि इनकी जबान अच्छी है, इनके ताल्लुक से ये है कि इनके मटेरियल जो ऑथेंटिक है, बच्चों पर उसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। कोई भी अगर से नॉर्मल चीज उठा ले तो उससे जो है बच्चों पे इंपैक्ट सही नहीं पड़ेगा। इसी वजह से ऑथर्स का वेल नोन होना जरूरी है। और उनके जो है रेस्पेक्टेड ऑथर्स ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर, नजीर अकबर आबादी की नज़में क्यों सिलेबस में ज्यादा पढ़ाई जाती थी? हाँ, क्योंकि ये वेल नोन ऑथर्स है। नहीं, नज़मों में महारत के लिए नहीं। तुम जो है देखो अभी जो है बहुत सारे जो है ऐसे शायर हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन जो वो फील्ड के माहिर नहीं है उनको उसमें नहीं रखते। इनके अलावा दूसरे उर्दू जबान में कोई शायर नहीं पैदा हुए दो के अलावा, फिर सबकी क्यों नहीं लेते? क्योंकि वेल नोन शायर या वेल नोन ऑथर्स की ही नज़में या कहानियां उसमें लेना है। एक वजह कि हमारे को जो भी बच्चों को मालूमात है वो ऑथेंटिक हो। दूसरा ये कि ये वेल नोन ऑथर जो रहते हैं ये अपने रिस्पेक्टेड रहते हैं, इसी वजह से ये अपनी जबान या अपनी चीजें और कंटेंट के ताल्लुक से बहुत ज्यादा मोहतात और कॉशियस रहते। समझ में आया? मतलब ये कि ये चीज बचपन से बच्चों को दी जाए कि ये चीज ऑथेंटिक हो। इसी वजह से वेल नोन ऑथर और रिस्पेक्टेड ऑथर्स की बुक्स ही जो है पढ़ाई जाती है। इसको ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर जो है कई मरतबा सवाल पूछा है। विच अप्रोच मेथड इज geared towards learners मेन गोल ऑफ यूजिंग लैंग्वेज इन रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट? नेचुरल अप्रोच, डायरेक्ट मेथड, ऑडियो लिंगुअल, बिहेवियरिस्टिक, कम्युनिकेट अप्रोच। नेचुरल अप्रोच में क्या होगा? नेचुरल तरीके से देंगे बच्चे को, समझ में मीनिंगफुल लर्निंग होगी, नेचुरल वे में होगी, बच्चों का जो है इमोशंस का जो है ध्यान रखते हुए जो है दी जाएगी। कम्युनिकेटिव अप्रोच तो हमारा जवाब है डायरेक्ट मेथड में जो है उर्दू जबान का इस्तेमाल नहीं होगा, L1 का इस्तेमाल नहीं होगा, बैन रहेगा। ऑडियो लिंगुअल मेथड जो है ये क्या होता है? बिहेवियरिस्ट अप्रोच है। इसमें जो है ड्रिल प्रैक्टिस जो है क्या रहेगी? बहुत ज्यादा रहती है। A teacher asks the learners to exchange workbook and check their partner's work. The objective of this task is a teacher asks learners to exchange workbook. एक टीचर बोलता है कि अपनी बुक जो है आपस में एक्सचेंज करो एंड चेक देयर पार्टनर्स वर्क, और दूसरे पार्टनर की जो है बुक चेक करो। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टास्क इज टास्क का मतलब क्या है, मकसद क्या है? गिव प्रैक्टिस इन एक्सटेंसिव रीडिंग, गिव प्रैक्टिस इन यूजिंग न्यू वोकैबुलरी, गिव कंट्रोल प्रैक्टिस ऑफ स्ट्रक्चर्स, नहीं, डेवलप द स्किल्स ऑफ पीयर करेक्शन। बच्चे आपस में एक दूसरे की गलतियों को करेक्ट कर सके, इसके लिए ये प्रैक्टिस करवाई जाती है टीचर के जरिए से। Children in the foundational stage are more engaged in learning when they use multiple senses and actively use their hands. They trace or write letters repeatedly. Repeatedly negative word है. Focus only on developing fine motor skills. नहीं, हाँ, इसको जो है क्या कह सकते हैं? हैंड्स ऑन एक्टिविटी। बच्चे जो है फाउंडेशनल स्टेज में ज्यादा बेहतर तरीके से एंगेज होते हैं अगर से वो जो है अपने सेंसेस का ज्यादा इस्तेमाल करें, मतलब जो है सुने, बोले, देखे, महसूस करे, चखे। और दूसरी बात है एक्टिवली यूज देयर हैंड, मतलब अपने जो है फिजिकली उसमें इन्वॉल्व हो तो ज्यादा अच्छे तरीके से सीखते हैं। A student of class 5th says, I give my work a final check for accuracy before submitting it to the teacher. मेरा वर्क टीचर को सबमिट करने से पहले मैं एक जो है फाइनल वर्क जो है चेक करने के लिए, एक्यूरेसी के लिए दूंगा। वो क्या कहलाएगा? द स्टूडेंट इज वर्किंग एट द राइटिंग स्टेज ऑफ, देखो ड्राफ्टिंग भी स्टेज है, रीड्राफ्टिंग भी स्टेज है, इसको हम रिवाइजिंग भी कहते हैं। रीड्राफ्टिंग को क्या कहते हैं? रिवाइजिंग। पीयर एवेल्युएशन ये राइटिंग की स्टेज नहीं है। ये 3 स्टेजेस है। और ऐसी स्टेज मैंने बताया, सबसे पहले स्टेज होती है प्री राइटिंग स्टेज। प्री राइटिंग स्टेज में क्या करते हैं? ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, प्लानिंग होती है, कलेक्शन होता है, कलेक्टिंग ऑफ आइडिया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया, माइंड मैपिंग, समझ में आया? डिस्कशन, ये चीजें हो गई।
दूसरी स्टेज में होती है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग कहते हैं रफ लिखने को। ड्राफ्टिंग क्या कहते हैं? ये दूसरी स्टेज है। ये क्या कहलाते हैं? ड्राफ्टिंग, रफ लिखने को। इसमें बहुत सारी गलतियां होगी। अब वो गलतियों में कुछ पॉइंट ऐड करना है, कुछ घटाना है, तो वो कहलाती है रीड्राफ्टिंग। ठीक है, इसमें क्या है, ये इसकी तीसरी स्टेज होती है राइटिंग की। फिर उसके बाद में जो है ये पूरा जो है रीड्राफ्टिंग होने के बाद एक्यूरेसी के लिए प्रूफ रीडिंग कराई जाती है। इसको हम कहते हैं एडिटिंग भी। इसको क्या कहते हैं? और एडिटिंग भी। और हमारा जवाब भी यही है। ठीक है, जब भी कोई चीज पढ़ने के बाद, मैंने बताया भी था, प्रूफ रीडिंग का मतलब ये नहीं कि रीडिंग की स्टेज है। ये स्टेज किसकी है? राइटिंग की स्टेज है, जिसमें पूरा फाइनल बनाने के बाद बच्चा या टीचर या कोई शख्स जो है दूसरे से चेक करवाता है कि इसमें देखो एक्यूरेसी को, इसको चेक करो, प्रोनाउंसिएशन, इसका जो है पंक्चुएशन सही है, इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, हर चीज बराबर है या नहीं। वो कहलाती है प्रूफ रीडिंग या एडिटिंग। और इसके बाद की स्टेज आती है पांचवी, क्या आती है? फाइनल राइटिंग जो होती है, तो या प्रोडक्ट भी कह सकते हैं फाइनल में आकर। लेकिन राइटिंग खुद प्रोडक्ट नहीं है, प्रोसेस है। विच अप्रोच मेथड, अच्छा इसमें एक चीज जो है ना, मैं और यहां पर डिस्कस कर लेते हैं अपन, ताकि जो है कोई ये ना रहे। पहले आती है प्री राइटिंग, बराबर। प्री राइटिंग में जो है सब पॉइंट कौन सा है? प्लानिंग है, प्लानिंग करते हैं। दूसरी चीज क्या होती है? ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है। ठीक है, तीसरी बात होती है कलेक्शन ऑफ आइडिया, कलेक्शन ऑफ आइडियाज। चौथी चीज होती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज। इसी को कहते हैं माइंड मैपिंग। इसको क्या कहते हैं? माइंड मैपिंग कहते हैं। ये हो गई इसकी स्टेजेस, किसकी? और पांचवी आती है डिस्कशन, प्री राइटिंग की है। ये क्या है? डिस्कशन। उसके बाद दूसरी स्टेज क्या आती है? ये होगी प्री राइटिंग, है ना, ये हो गई प्री राइटिंग, ये वाली। दूसरी स्टेज क्या आती है? ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग में क्या होता है? रफ लिखते हैं, जो रफ लिखना कहते हैं, हम लिख रहे हैं रफ, वो क्या कहलाता है? ड्राफ्टिंग। तीसरी स्टेज क्या होती है इसकी? रीड्राफ्टिंग या रिवाइजिंग, क्या कहते हैं इसको? इसमें क्या होता है? कोई पॉइंट जो हमारा से छूट गया उसको ऐड करते हैं, या कोई ज्यादा पॉइंट हो गया उसको निकाल देते हैं। इसको रिवाइजिंग या रीड्राफ्टिंग कहते हैं। उसके बाद की स्टेज क्या आती है? प्रूफ रीडिंग। और प्रूफ रीडिंग का दूसरा नाम क्या है? एडिटिंग। इसमें क्या करते हैं हम? किसी ऐसे पूरा तैयार होने के बाद फाइनल टचअप के लिए हम दूसरे के पास में ले जाते हैं और उसको बोलते हैं कि इसमें देख, इसमें पंक्चुएशन, ग्रामर की कोई गलती तो नहीं, एक्यूरेसी बराबर है या नहीं। तो दूसरा शख्स उसमें गलतियां निकालता है और बाद में वो गलतियां करेक्ट करने के बाद पांचवी स्टेज आती है फाइनल प्रोडक्ट या फाइनल राइटिंग। ठीक है, फाइनल राइटिंग। ये 5 स्टेजेस में राइटिंग की जो है पूरी स्टेजेस कंप्लीट होती है। ठीक है। Which approach method doesn't encourage learners to use their native language in a language class? नेटिव लैंग्वेज यूज नहीं करता है। मैंने कहा नेटिव लैंग्वेज L1, हाँ, नेटिव लैंग्वेज मदर टंग L1, नेटिव लैंग्वेज होम लैंग्वेज, ये सब मदर टंग के ही नाम है। तो कौन सा अप्रोच करता है? डायरेक्ट मेथड करता है। नेचुरल अप्रोच में जो है मीनिंगफुल तरीके से, नेचुरल सेटिंग में जो है क्या होगी मतलब जिस तरह जो है एक आम इंसान जो है अपनी सेकंड लैंग्वेज सीखता है, वैसे ही जो है अब फर्स्ट लैंग्वेज सीखता है, वैसे ही तरीके से दूसरी लैंग्वेज सिखाना नेचुरल अप्रोच कहलाता है। कम्युनिकेटिव अप्रोच में जो है रियल टाइम कन्वर्सेशन होगी, रोल प्ले होगा, बच्चों को जो है रियल सिचुएशन में जो है कन्वर्सेशन कराई जाएगी, ऑडियो लिंगुअल मेथड में ड्रिल प्रैक्टिस होती है। लेकिन ये तीनों में भी जो है L1 इस्तेमाल होती है, मदर टंग। इसमें भी और इसमें भी, सिर्फ इसमें नहीं होती। डायरेक्ट मेथड में मदर टंग का, नेटिव लैंग्वेज का, होम लैंग्वेज का, L1 का इस्तेमाल नहीं होता है। A teacher is planning to collect a variety of teaching learning materials TLM for his class second students. एक टीचर जो है अपनी दूसरी क्लास के बच्चों को सिखाने के लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM का इस्तेमाल करता है। Which one of the following is not correct criterion for choosing TLMs? तो कौन सा इसमें से क्राइटेरिया सही नहीं है TLM को चूज करते वक्त में? The material chosen should be attractive and safe for children for this age group to use. ये है, ये अच्छी बात है। The material chosen should provide adequate opportunities for the children to explore and experiment with curiosity. ये भी होना चाहिए। The material chosen should be preferably locally made or locally available, as this would allow for easy replacement.
The material chosen should be made by the children only and have some roughness to avoid slipperiness. ओनली नहीं, बच्चों के जरिए से भी टीएलएम तुम सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ बच्चों के जरिए से नहीं, सिर्फ नहीं। और हैव सम रफनेस टू अवॉइड स्लिपरीनेस, रफनेस नहीं होना चाहिए, अगर से रफ रहेगा तो बच्चों को इंजरी हो सकती है। इस वजह से खास तौर पर टीचिंग लर्निंग मटेरियल का इस्तेमाल करते वक्त, चूज करते वक्त ये ध्यान रखना है कि कोई नौकीली चीज उसके अंदर ना हो, कोई ऐसी चीज ना हो जिससे बच्चे के जिस्म पर या कोई चीज पर जो है जख्म आए। To create an inclusive, welcoming and joyful environment that support every child's participation in achieving the competency outlined in the National Curriculum Framework, NCF can be best done by inclusive education को inclusive तैयार करते वक्त में बच्चों को वेलकम और जॉयफुल इन्वायरमेंट कौन सी चीज सपोर्ट करती है कि बच्चे जो अपनी कॉम्पिटेंसी के एतबार से जो है उसमें शामिल हो सके। आम जबान में बोलूं तो एनसीएफ के मुताबिक बच्चों को ऐसा कौन सा इन्वायरमेंट तुम तैयार करेंगे कि बच्चे जो है उसमें अपने शुरुआती दौर में स्कूल में दाखिले के वक्त में वेलकमिंग, जब बच्चों को वेलकम करते हैं उस वक्त बच्चे जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। कैसे होगा? देखो, कंडक्टिंग इंडोर एक्टिविटीज, अवॉइडिंग देम फ्रॉम आउटडोर एक्टिविटीज इन स्कॉचिंग हीट, मेजरली फोकसिंग ऑन द लर्नर्स गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, डिस्प्लेइंग चिल्ड्रन वर्क फ्रॉम डिफरेंट डोमेन्स ऑफ द। देखो, पहला तो नहीं है, बच्चों को जो है इंडोर एक्टिविटीज बताएंगे, आउटडोर एक्टिविटीज के बारे में नहीं बताएंगे, ये चीज गलत है। मेजरली फोकसिंग ऑन द लर्नर्स गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, बच्चों के गुड हेल्थ और वेल बीइंग के बारे में सिलेक्शन शुरुआत में जो है वेलकम करते वक्त में हमारे को ये चीज नहीं आएगी। डिस्प्लेइंग चिल्ड्रन वर्क्स फ्रॉम डिफरेंट डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, हाँ, अलग अलग बच्चों ने कौन कौन से डोमेन में कामयाबी हासिल की है उनको एज ए मिसाल, एग्जाम्पल हमारे को शो करना है ताकि दूसरे बच्चे उसको देखकर इंस्पायर हो सके और खुद को जो है प्रोत्साहित महसूस कर सके, मोटिवेटेड महसूस कर सके। डेकोरेटिंग द क्लासरूम फॉर ए कलरफुल इन्वायरमेंट, नहीं, ये भी मेन मकसद नहीं है, एनसीएफ में सिर्फ ये मकसद है। तीसरा कि बच्चों के जो है वर्क का जो है क्या करना है, डिस्प्ले करना है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल फॉर टेक्स्ट बुक डिजाइन एट द फाउंडेशनल स्टेज, फाउंडेशनल स्टेज पर कौन सा जो है इसका नहीं है? देखो, करिकुलम प्रिंसिपल है, बराबर है। अच्छा, ये फाउंडेशनल स्टेज कहां से कहां तक होती है जरा मुझे बताओ, बराबर है? हाँ, और ये कंक्रीट कहां पर आता है मुझे बताओ? प्रिपरेटरी में आता है, बराबर है। तो यहां पर जो है ये भी इसका पार्ट है, प्रेजेंटेशन प्रिंसिपल भी होता है, टेक्नोलॉजी प्रिंसिपल भी होता है, कंक्रीट प्रिंसिपल नहीं होता है। टेक्स्ट बुक डिजाइन करते वक्त में फाउंडेशनल स्टेज में कंक्रीट को ध्यान में नहीं रखा जाता। Assessment tools and processes at the foundational stage should be designed in a way that assessment और foundational stage पर जो है प्रोसेसेस होते हैं इसको असेस करने के लिए, वो ऐसे तरीके से डिजाइन करना चाहिए कि explicit test and examination become appropriate for the learners. Test and examination, they become a natural extension of the child's learning experience. Learner's progress is described and analyzed with that of overall class performance. देखो, यहां तक सही था, क्लास परफॉर्मेंस पर आने के बाद क्या हो गया, ये जुमला गलत हो गया। अ टीचर में यूज कॉमन सिंगल मेथड टू असेस द अचीवमेंट ऑफ ऑल द लर्नर्स। फिर जो है डाइवर्सिटी का क्या करेंगे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का क्या करेंगे। इस वजह से जो है ना, दे बिकम नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ द चाइल्ड्स लर्निंग एक्सपीरियंस। इस तरह के असेसमेंट टूल्स होना चाहिए कि बच्चों को जो हम क्या कर सके, असेस कर सके। चिल्ड्रंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज क्या इज रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग स्टिमुलस रिस्पॉन्स और इमिटेशन, ये निगेटिव वर्ड है। इज दैट एन इंडिविजुअल इज बॉर्न विद ए टूल टू मास्टर द लैंग्वेज। डेवलपमेंट बियर नो रिलेशनशिप is closely related to the culture and community in which children learn.
देखो कॉग्निटिव डेवलपमेंट और लैंग्वेज का लेना देना किस तरह है, वाइगोस्की के मुताबिक क्या बोलता है, वाइगोस्की ये जुमला वाइगोस्की से ही है कि बच्चे के कल्चर और कम्युनिटी से रिलेटेड रहेगा तो ही उसका जो है लैंग्वेज डेवलप होगी, और लैंग्वेज डेवलप होगी तो उसका दिमाग डेवलप होगा, कॉग्निशन डेवलप होगा। इसीलिए जो है चौथे वाला हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। वन ऑफ द बेस्ट वे टू लर्न ए सेकंड लैंग्वेज इज, सेकंड लैंग्वेज सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, बीइंग in a classroom where you can focus on the grammar and receive help from a teacher, by constant contact with native speaker in their own society, by repeating and practicing on the dialogues as done in the audio lingual method, by joining a speaking course for the target language। देखो बीइंग इन ए क्लासरूम वेयर यू कैन फोकस ऑन द ग्रामर एंड रिसीव हेल्प फ्रॉम द टीचर, इस पर फोकस नहीं करना है, ये सेकंड लैंग्वेज सीखने का सही तरीका नहीं। दूसरा क्या है, ज्वाइनिंग स्पीकिंग कोर्स फॉर द टारगेट लैंग्वेज, ये भी सही तरीका नहीं है। बाय रिपीटिंग प्रैक्टिसिंग डायलॉग ऑडियो लिंगुअल मेथड, ये तरीका भी सही नहीं है। बाय कांस्टेंट कांटेक्ट विद नेटिव स्पीकर इन देयर ओन सोसाइटी, अपने जो सोसाइटी में रह रहे हैं उसी से, क्यों पता है, वाइगोस्की यही कहता है कि सोसाइटी में रहकर, कल्चर में रहकर ही तुम क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज सीख सकते हैं, और लैंग्वेज डेवलप होगी तो तुम्हारा कॉग्निशन डेवलप होगा। लैंग्वेज लर्निंग इज एन इंटेंसिव प्रोसेस that begins at birth and continues throughout life. Do you agree with the above statement? नहीं, नहीं, मैं बताता हूं। लैंग्वेज लर्निंग इज एन इंटेंसिव प्रोसेस दैट बिगिंस एट बर्थ एंड कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ। लैंग्वेज डेवलपमेंट का क्रिटिकल पीरियड क्या है, कहां से कहां तक होता है, क्रिटिकल पीरियड है 2 से लेकर 7 साल, या जो है 2 से लेकर 6 साल समझ लो, जो भी है, मतलब जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज है ये, बराबर है। यहां पर इसको क्रिटिकल पीरियड क्यों बोलते हैं पता है, क्योंकि यहां पर एक बार डैमेज हो गया तो वो सारी जिंदगी दुरुस्त नहीं हो सकता, इसी वजह से इसको जो है क्या कहते हैं, क्रिटिकल पीरियड बोलते हैं। यहां पर बच्चे की लैंग्वेज खराब हो गई, अब वो सारी जिंदगी सही नहीं हो सकती, तो इसी वजह से जो है ना, लैंग्वेज लर्निंग इज एन इंटेंसिव प्रोसेस दैट बिगिंस एट बर्थ एंड कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ। कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ नहीं रहती है, ये जुमला क्या है, गलत है। आई डिसएग्री विद द स्टेटमेंट। कौन सा, अरे बर्थ पर इंटेंसिव प्रोसेस थोड़ी होता है, बर्थ की तुम्हारे को मालूम है स्टेजेस, एक मिनट, इसको जो है मैं यहां पर बताता हूं। देखो पहली क्या है स्टेज पता है, पहला है क्राइंग, दूसरी स्टेज क्या है, कूइंग, तीसरी क्या है, बैबलिंग, चौथी क्या है, इकोलोलिया, बराबर, पांचवी क्या है, होलोफ्रेस्टिक स्टेज, होलोफ्रेस्टिक स्टेज, बराबर। छठी स्टेज क्या है हमारी, टू वर्ड स्टेज, और सातवीं क्या है, टेलीग्राफिक स्टेज। हाँ उसको बोलते हैं कभी, लेकिन कभी कभी इसको अलग भी कर देता है, इस वजह से जो है एक स्टेप अपन ने आगे लिए। क्राइंग क्वीइंग, ये जो है बच्चा जब पैदा होता है तो तकरीबन जो है 0 से लेकर 2 महीने तक रहता है, ये 2 से 3 महीने तक रहता है, ये तकरीबन जो है 3 से 6 महीने तक रहता है, ये 6 से जो है 12 महीने तक रहता है। होलोफ्रेस्टिक जो है तकरीबन 1 साल का बच्चा जो है करता है, उसके बाद में जो है 1 साल से ज्यादा का बच्चा 2 वर्ड, और बाद में जो है 2 या 3 साल का बच्चा जो है क्या करता है, टेलीग्राफिक स्पीच करता है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये यहां तक जो है बर्थ से बच्चा जो इंटेंसिव कर रहा है क्या, इंटेंसिव कर रहा है, यहां पर इंटेंसिव की बात कर रहा है, तो ये इंटेंसिव नहीं है। हम पार्शियली एग्री भी नहीं कर सकते इसमें कि तुम्हारी बात थोड़ी बहुत नहीं, ये फिर यहां पर ये बर्थ नहीं देता, और यहां पर जो है कंटिन्यूअस थ्रू आउट लाइफ बोलते तो हम इसको पार्शियली बोलते, पार्शियली बोलते। लेकिन यहां पर हम पार्शियली भी नहीं बोल सकते, क्योंकि ये कंटिन्यू बर्थ जो है ना एट बर्थ नहीं होता, बर्थ से तो बच्चे की स्टेजेस चालू होती, इंटेंसिव प्रोसेस नहीं चालू होता। इंटेंसिव क्या होता, बड़े शिद्दत के साथ में एकदम ध्यान पूर्वक, एकदम जो है तसल्ली से, फोकस के साथ में सीखना, वो नहीं होता, बराबर है। इस वजह से ये क्या है, आई डिसएग्री विथ स्टेटमेंट। Along with print books,
Audio books. The books that engage the tactile abilities of young children should be part of classroom because it brings variety to the class and children to love variety. टेक्टाइल समझता है ना? हाँ, उभरी हुई जो सतह होती है वो किसके लिए होती है? टेक्टाइल। ऐसे बच्चे जिनकी नजर कमजोर होती है उनके लिए जो है टेक्टाइल जो है मटेरियल का यूज किया जाता है। तो क्यों? इट ब्रिंग्स वेराइटी टू द क्लास एंड चिल्ड्रन लव वेराइटी। नहीं, ये बात सही नहीं है। इट यूज ऑटोनॉमी टू टीचर्स टू यूज डिफरेंट बुक्स। ऑटोनॉमी टीचर को नहीं देना है। इट मेक्स बुक्स मोर एक्सेसिबल टू डाइवर्स लर्नर। यस, किताब में ऐसे उभरी हुई सतह भी होना चाहिए ताकि जो बच्चे प्रिंट को देखकर पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे जिनकी नजर कमजोर है, वो बच्चे जो है उसको महसूस करके पढ़ सके। इसलिए क्या होना चाहिए? उभरी हुई सतह होना चाहिए। दीज बुक्स विल नॉट ओवरली बर्डन ए टीचर। गलत। इट मेक्स बुक्स मोर एक्सेसिबल टू डाइवर्स लर्नर। ये डाइवर्स लर्नर्स के लिए भी क्या रहेगी? फायदेमंद होगी। A teacher asks student of class 5th to read the story quickly and then put the 4 pictures in order. The purpose of this activity, एक टीचर अपने टीचर को बोलता है कि स्टोरी जल्दी से पढ़ो और ये 4 पिक्चर्स को जो है तरतीब में लगाओ। अरेंज द पिक्चर्स कार्ड। द पर्पज ऑफ दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी का पर्पस क्या है? अरेंज द पिक्चर कार्ड्स, गिव देम प्रैक्टिस टू रीडिंग फॉर द जिस्ट, गिव देम प्रैक्टिस इन रीडिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, रिवाइज द न्यू एंड डिफिकल्ट वर्ड्स। बोलो, जिस्ट वाला इसको क्या कह सकते हैं हम? और स्कीमिंग। गिव देम प्रैक्टिस फॉर रीडिंग टू रीडिंग फॉर जिस्ट। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, सरासरी तौर पर पढ़ेंगे और इसको ये करेंगे। यहां पर इसने बोला है स्टोरी क्विकली। क्विकली तभी होगी जब जो हम सरासरी पढ़ेंगे। स्कैनिंग करेंगे तो सरासरी नहीं होगा और इसकी में और जो है इंटेंसिव में भी नहीं होगा। The reading has certain language learning aims and tasks. Learners are supposed to read the text in detail with concentration and due care. It is called text in detail with concentration. ये होती है प्लेजर के लिए, बराबर। ये गाइडेड रीडिंग मैंने बताया कैसी होती है। प्लेजर रीडिंग को क्या कहते हैं? एक्सटेंसिव कहते हैं। ये क्या है? एक्सटेंसिव रीडिंग है। ये रीडिंग क्या कहलाती है? हाँ, ये रीडिंग कहलाती है इंटेंसिव रीडिंग। पूरे फोकस के साथ में, ध्यान के साथ में, तवज्जो के साथ में पढ़ना क्या कहलाती है? इंटेंसिव रीडिंग कहलाती है। द स्टूडेंट्स लर्न पैटर्न्स ऑफ लैंग्वेज बाय रिपीटिंग मॉडल sentences that the teacher provides. They memorize set phrases and receive positive reinforcement from their teacher when they perform the drill correctly. The teacher is using the good. कौन सा मेथड है? क्यों? क्योंकि इसमें मेमोराइज भी कर रहे हैं, इसमें रिपीट भी कर रहे हैं, इसमें जो है रेनफोर्समेंट में भी है, ड्रिल भी है, प्रैक्टिस भी है, ये ड्रिल्स भी है। इस वजह से कौन सा मेथड है? ऑडियो लिंगुअल। कम्युनिकेटिव में क्या होता है? रियल टाइम सिचुएशन होगी, रियल टाइम सिचुएशनल कन्वर्सेशन होगी। स्ट्रक्चरल में क्या होगा? स्ट्रक्चर में रीडिंग राइटिंग के स्ट्रक्चर बताए जाएंगे, बच्चे सीखेगा। इसमें जो है बॉडीली मूवमेंट होगी। क्या होगी इसमें? बॉडीली मूवमेंट होगी टीपीआर में। ये अकेला बिहेवियर स्टेप, ठीक है। Learners are memorizing grammar rules and vocabulary and large amount of work is done in their mother tongue. Which method is being used by the teacher into his language class? देखो, डायरेक्ट मेथड तो नहीं है क्योंकि मदर टंग यूज हो रही है, बराबर है। अब क्या पूछ रहा है? मेमोराइजिंग भी हो रहा है, मतलब कम्युनिकेटिव अप्रोच भी नहीं है और नेचुरल अप्रोच भी नहीं है, तो जवाब तो सीधे ही आ रहा है। अब ग्रामर ट्रांसलेशन का मैंने एक चीज बताया था, लर्नर्स आर मेमोराइजिंग ग्रामर रूल्स एंड वोकैबुलरी एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क इज डन इन देयर मदर टंग। मैंने बताया ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता है। ग्रामर ट्रांसलेशन में एक लिस्ट मिलती है जिसमें इंग्लिश के मायने लिखे होते हैं, बाद में उर्दू के मायने लिखे होते हैं, और वो वोकैबुलरी याद करनी पड़ती है क्योंकि बार बार तुम वोकैबुलरी नहीं देखेंगे। तो मेमोराइज काय में आया उसमें, फिर जो है तुम्हारे को प्रैक्टिस करना, और लैंग्वेज 1 का भी इस्तेमाल होता है ग्रामर ट्रांसलेशन में, ठीक है। तो हमारा तरीका कौन सा है? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। If children hear 2 languages spoken around them, this exposure will, अगर से बच्चे 2 जबानें अपने अतराफ में सुन रहे हैं तो इससे क्या फायदा होगा बच्चों को? Put the children at disadvantage,
नहीं. पुट द चिल्ड्रन एट एन एडवांटेज, हाँ इससे फायदा ही होगा. नॉट मेक एनी डिफरेंस टू द चिल्ड्रन, गलत. कंफ्यूज द चिल्ड्रन, हिंडर अंडरस्टैंडिंग, नहीं. जब भी दो जबानें सीखेंगे बच्चे को फायदा ही होगा. इसको जो है दूसरे अल्फाज में वो सवाल पूछता है कि मदर टंग जो है दूसरी जबान सीखने में सोर्स है या फिर हिंड्रेंस है. सोर्स है. यही जुमले को उसने घुमाकर किस तरह पूछा, इस तरह पूछा. A big challenge in learning to read is finding motivation and good children's literature. To overcome this challenge, बच्चों को जो है ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है बच्चों के लिए मोटिवेशन और गुड चिल्ड्रन लिटरेचर फाइंड करने में. इस तरह का जो है चैलेंज को ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? टीचर शुड मोटिवेट देम टू रीड अ बुक एवरी डे एज होमवर्क. Encourage parents to establish a small library at home. Provide easily accessible children's literature to motivate and generate interest in reading. Yes. School authority must take learners to book fairs to generate motivation and interest in reading books. गलत. बच्चों को जो है ना ऐसे एक्सेसिबल जो है लिटरेचर प्रोवाइड करना है जिससे बच्चे जो है मोटिवेट हो सके और उनमें इंटरेस्ट पैदा हो रीडिंग के ताल्लुक से. ठीक है, यही इसका मकसद है. तो एसेस रीडिंग स्किल एट प्राइमरी लेवल, रीडिंग स्किल एसेस करना है. अ लैंग्वेज टीचर शुड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फोकस ऑन, तो लैंग्वेज टीचर को कौन सी चीज पर फोकस करना चाहिए? आइडेंटिफाइंग द लेटर्स ऑफ अल्फाबेट्स, यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स. देखो आइडेंटिफाई, रीडिंग को एसेस करना है. रीडिंग के ताल्लुक से मैंने बताया रीडिंग कहलाती है जब तक तुम पढ़ रहे और उसके मायने तुम्हारे को समझ में नहीं आते वो रीडिंग नहीं होती. समझ में आया? ये अलग बात होगी कि एक्सटेंसिव रीडिंग होगी प्लेजर के लिए, स्कीमिंग होगी जिस्ट के लिए या जनरल आइडिया के लिए, और स्कैनिंग होगी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए. लेकिन मेन रीडिंग जो है, रीडिंग का मतलब है सुनना और उसको समझना, पढ़ना और उसको समझना, ये उसका मकसद है. तो यहां पर क्या है? आइडेंटिफाई द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट. कोई शख्स जिसको जो है सिर्फ लेटर पढ़ रहा है, समझ रहा है, वो रीडिंग नहीं है. यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स, ये भी रीडिंग नहीं है. रीडिंग विद ए प्रॉपर स्पीड, प्रॉपर स्पीड से पढ़ना भी रीडिंग नहीं है. रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, पूरे सोच समझकर तुम पढ़ते हैं तो ही वो रीडिंग कहलाती है. और इसको क्या कहते हैं हम? मेन रीडिंग. मेन रीडिंग इंटेंसिव रीडिंग ही होती है. अ गुड स्पीकिंग एक्टिविटी इज द वन ड्यूरिंग विच टीचर एक्सप्लेन मोर. टीचर को चाहिए, बच्चे को ज्यादा होना चाहिए. लिसन, देखो यहां पर जो है ना पहले में क्या है? पैसिव है. बच्चा क्या है? पहले में पैसिव है. लर्नर लिसन मोर, इसमें भी क्या है? पैसिव है. लर्नर टॉक्स मोर, बच्चे को ज्यादा बोलना नहीं है. बोलना है क्या? नहीं. पार्टिसिपेशन बाय आउटस्पोकन स्टूडेंट इज द मैक्सिमम, नहीं. बच्चे को ज्यादा से ज्यादा बोलना ही है. आउटस्पोकन कहते हैं ऐसा बच्चा जो मुंह फट हो. आउटस्पोकन मतलब मुंह फट, जो कोई भी चीज मुंह पर बोल दे, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो गुड स्पीकिंग एक्टिविटी इज द वन ड्यूरिंग विच लर्नर टॉक्स मोर. बच्चा क्या करता है? ज्यादा बोलता है. लेकिन जो पार्टिसिपेशन बाय आउट स्पोकन स्टूडेंट इज द मैक्सिमम, ऐसे बच्चे का पार्टिसिपेशन जिसमें जो सब मुंह फट हो, तो वो स्पीकिंग नहीं होती. ठीक है, तो हमारा जवाब क्या है? थर्ड. At beginning of the lesson, our teacher divided the class into groups. तो क्या हो सकता है? Ask them to talk about an interesting newspaper article that they had just read. This type of speaking activity is for enhancing. किसके लिए होगी? ग्रुप में डिवाइड करता है. Ask them to talk about an interesting newspaper articles. बोलने के लिए बोल रहा है ना? Ask them to talk about. बराबर. तो देखो कंट्रोल ओरल प्रैक्टिस, गाइडेड ओरल प्रैक्टिस, गाइडेड है. गाइडेड ओरल प्रैक्टिस पे कहां गाइड कर रहा है टीचर? टीचर बोल रहा है कि कोई जो है a teacher divided the class into groups and asked them to talk about an interesting newspaper article that they had just read. This type of activity is for, किसके लिए होगी? लिसनिंग के लिए तो नहीं है, क्योंकि टॉक अबाउट बोल रहा है. कंट्रोल ओरल प्रैक्टिस नाम की कोई चीज नहीं होती. गाइडेड ओरल प्रैक्टिस नहीं है. ओरल फ्लुएंसी प्रैक्टिस. कौन सी?
ओरल फ्लुएंसी प्रैक्टिस, बच्चों के बोलने की सलाहियत को जो है बढ़ाने के लिए क्या है, हाँ, ओरल फ्लुएंसी प्रैक्टिस। होल लैंग्वेज अप्रोच इज, अभी आ गया सवाल जितना भाषण ऊपर दिए थे, मीनिंग बेस्ड है, स्किल बेस्ड है, ब्लेंड साउंड है या इन्फरेंस साउंड सिंबल और रिलेशन, क्या है, मीनिंग बेस्ड। अब इसके अलावा एक सवाल, होल लैंग्वेज अप्रोच किसके अगेंस्ट में आया था, क्यों आया था, उसमें मीनिंग नहीं समझाए जा रहे थे, उसमें क्या हो रहा था, सिर्फ सिर्फ पढ़ाया जाता था, ठीक है।